जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, उम्मीद है आप सब एकदम मस्त आबाद और जिंदाबाद होंगे और हमारे पुराने वीडियोज को देख के अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे, अपनी कॉपी को अपने हाथ से तैयार कर रहे होंगे। और ऐसा करना भी चाहिए आप सबको। अगर आप एक बेहतरीन आयाम चाहते हैं अपने तैयारी को देना, तो साथियों, जैसा कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं आप सबको इस वक्त, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, सीजीएल, एसएससी आज सभी परीक्षाओं के लिए जो है पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है इसमें। तो इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कल हमने बात की थी वैदिक काल की। वैदिक काल को कल हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोज में जाकर पहले आप उसे देख सकते हैं, वरना आगे का इतिहास समझने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ संपर्क होता है। अगर आप पुराने चीज़ों को क्लियर नहीं रखेंगे तो आगे आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, या श्योर है। इसलिए अगर आप एक अच्छे जो है सहज स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो पुराने वीडियोज को भी कवर करके जो है अपनी तैयारी को अच्छा आयाम प्रदान करते रहें। तो कल हम वैदिक काल को ख़त्म कर चुके थे। आज से हमारा शुरू होने वाला है महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आया, वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल था, अंतिम का वर्ष था। इस वक्त जो है जो बड़े बड़े महाजनपद जो हैं वे जो है 16 प्रमुख थे, उभर चुके थे। तो उसी के साथ महाजनपदों का जहाँ उन्नत काल शुरू होता है, वहीं से वैदिक काल समाप्त हो जाता है। और उसके बाद इतिहास में बहुत लंबे समय तक, मौर्य काल आदि तक जो है महाजनपद काल का अस्तित्व बना रहता है। तो उस महाजनपद काल को धीरे धीरे करके हम खत्म कर लेंगे और उसके साथ बहुत बड़ा एक सिलेबस का एरिया भी कवर होता चला जाएगा हमारा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को कुंवर स्टडी के साथ। आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है महाजनपद काल का। साथियों, महाजनपद काल का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। साथियों, यह बहुत मेन पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट स्टेट, पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन इससे बनते हैं कि महाजनपद काल का जो उल्लेख है वह निम्न में से बौद्ध ग्रंथ के किन ग्रंथों में पाया जाता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट है। और रिच डेविड्स की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में भी मिलता है। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम, लेखक इसके इलगो आदिकल थे, में मगध, वत्स, अवंती, महाजनपद का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी महाजनपदों का उल्लेख है। छठी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए थे। यानी जो उत्तर वैदिक काल था छठवीं ईसा पूर्व का, यानी उत्तर वैदिक काल का जो चरम अंतिम और समय था, उस वक्त जो जनपद हुआ करते थे वे महाजनपदों में कई जनपद मिलके एक महाजनपद का निर्माण हुआ है। तो कई सारे जनपद मिल के जो है अनेक 16 लगभग महाजनपद तैयार हो गए थे और महाजनपद के जो है बड़े बड़े जन तैयार थे। 16 महाजनपद कुल थे, जिसमें से कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से वज्जी, मल्ल, गणतंत्र और 14 राजतंत्र थे। अर्थात इसमें से वज्जी और मल्ल ये दो जो महाजनपद थे, ये दोनों गणतंत्र जनपद थे। यानी गणतंत्र देश जैसे हमारा भारत है, उसी तरह से गणतंत्र जो है राज्य हुआ करते थे। और 14 राजतंत्र थे, अर्थात राजाओं का शासन था। इन 14 में सर्वाधिक शक्तिशाली केवल 4 महाजनपद थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मगध का। मगध उस वक्त का साथियों सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र रहा है। एक एक करके इसने कई सारे महाजनपदों पर अपना कब्जा भी किया, जिसको हम आगे देखेंगे। दूसरा नाम आता है कौशल का, तीसरा अवंती, चौथा वत्स। महाजनपदों की अगर हम भारत में सीमा की बात करते हैं तो नॉर्थ और वेस्ट में जो है कंबोज जो स्थान था यह इसकी सीमा थी। और अगर बात करते हैं वेस्ट साइड की तो इधर अवंती इसकी सीमा थी। साउथ साइड में अस्मक और ईस्ट साइड में अंग प्रदेश जो है इसकी सीमा थी। अंग यानी अपना बिहार का क्षेत्र। अब शुरू करते हैं एक एक करके। 16 महाजनपदों को हमें देखना है और उनके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। तो अंग महाजनपद की सबसे पहले बात करते हैं साथियों।
अंग की राजधानी चंपा थी। यह आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिला का क्षेत्र था। मगध और अंग के मध्य चंपा नदी बहती थी। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनते हैं। मगध और अंग के बीच चंपा नदी बहती थी। इस नगर का वास्तुकार राजगृह निवासी महागोविंद था। इस नगर का जो वास्तुकार था वह महागोविंद था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा दधिवाहन था। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया था। साथियों, अंग प्रदेश को जो है मगध में बिंबिसार यानी जो है मौर्य वंश का शासक, इसने अंग को मगध में मिला लिया था। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा महाजनपद है साथियों, वो है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद दो भागों में विभक्त था। पहला उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी, और दूसरा दक्षिण अवंती, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। दोनों राजधानियों के मध्य वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। इससे क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार, याद रखिएगा पॉइंट को। अवंती का शासक चंड प्रद्योत था, जो अपने निष्ठुरता के कारण चंड कहलाया। यानी अवंती का जो शासक एक हुआ करता था चंड प्रद्योत, वह इतना निष्ठुर था, इतना कड़ा था, इतना जो है चांडाल व्यक्ति था कि उसे चंड कहा गया। मगध के अतिरिक्त अवंती ही वह महाजनपद था जहां लोहे की खानें थी। यानी 16 महाजनपद में केवल 2 महाजनपद ऐसे थे, एक मगध और एक अवंती, जहां लोहे की खान देखने को मिलती थी। अर्थात यह आर्थिक रूप से बहुत सशक्त क्षेत्र थे, इसलिए शक्ति का केंद्र भी बने हुए थे। अवंती का मगध में विलय शिशुनाग ने किया। नागवंश के शासक शिशुनाग ने अवंती का मगध में विलय कर लिया था। उसके बारे में आगे हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद आता है तीसरा महाजनपद, असमक महाजनपद। असमक महाजनपद आंध्र प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल, आधुनिक रूप नाम बोधन है, यही थी। असमक एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद था। असमक महाजनपद एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी जितने महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं सब उत्तर भारत से मिले हैं। यह गोदावरी तट पर स्थित है। वहाँ पर इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। गोदावरी नदी असमक को मुलक अलका क्षेत्र से अलग करती थी, जिसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। असमक के राजा अरुण ने कलिंग जीता था। बाद में अवंती ने असमक को विलय कर लिया था। अर्थात असमक का विलय अवंती में कर दिया गया था। उसके बाद अगला जो चौथा हमारा महाजनपद का नाम आता है वो है काशी महाजनपद। इसकी राजधानी वाराणसी थी। यह वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित था और इसीलिए इसका नाम वाराणसी भी रखा गया है, क्योंकि यह वरुणा और 80 नदी के बीच में क्षेत्र पड़ता है, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा है। उसके बाद देखते हैं, महाभारत के अनुसार इसका संस्थापक दिवोदास राजा था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। बनारस संगीत की शिक्षा व वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बनारस जो है यानी काशी महाजनपद, यह संगीत की शिक्षा के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध था। उसके बाद हमारा जो पांचवा महाजनपद आता है साथियों, वो है कोसल महाजनपद। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती थी। अर्थात कोसल महाजनपद एक बहुत बड़ा महाजनपद था। यह 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी कोसल और जो है दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल जो था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कोसल की जो राजधानी थी वो कुशावती थी। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे मेन पॉइंट याद रखिएगा। वर्तमान अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल का जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करते थे। इस चीज को ध्यान रखिए। सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों में बांटती थी। सरयू नदी जो आज हमें अयोध्या में देखने को मिलती है, यही कोसल महाजनपद को उत्तर और दक्षिण कोसल महाजनपद 2 भागों में बांटती थी। श्रावस्ती अचिरावती राप्ती नदी के तट पर स्थित एक अर्धचंद्राकार नगर था। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेश से की जाती है, जबकि वहाँ के जेतवन विहार के अवशेषों की पहचान सहेज से की जाती है। इस महेश और सहेज नामक 2 शब्दों को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं। श्रावस्ती की पहचान किससे की जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सहेज था कि महेश था।
इसलिए बहुत आराम से ध्यान रखिएगा कि श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत नामक स्थान से की जाती है, जबकि वहाँ के जेतवन विहार के अवशेषों की पहचान तत्कालीन क्षेत्र सहेज से की जाती है। याद रखिएगा। यहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत था। उसने खुद को इक्ष्वाकु वंशी कहा। इक्ष्वाकु वंशी यानी रामवंशी, उन्होंने खुद को इक्ष्वाकु वंशी बताया। अगला जो हमारा 6वां महाजनपद है वो है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभागों में कुरु स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कोख्य था। हस्तिनापुर इसी महाजनपद में था। याद रखिएगा, महाभारत काल में जो हमें हस्तिनापुर नामक पांडव और कौरवों की सेना की जानकारी मिलती है, वह महाजनपद इसी कुरु महाजनपद को माना गया है। उसके बाद 7वां महाजनपद है वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी कोसम थी। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। बुद्ध के वक्त यहाँ का शासक पौरवंशी उदयन था। यह सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यमुना व सोन नदियों यानी विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित भर्ग या भग्ग संघ वत्सों के अधीन था। फिर अगला जो हमारा 8वां महाजनपद आता है वो है पांचाल महाजनपद। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य थी। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में स्थित है। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज इसी में पड़ता है, अर्थात कन्नौज जो क्षेत्र आज का है वह पांचाल में था। चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था, यहाँ का प्रमुख शासक वही था। उसके बाद साथियों जो हमारा अगला महाजनपद है 9वां, वो है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद के बारे में देखते हैं। मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के पास स्थित था, यानी जयपुर यानी राजस्थान। इसका संस्थापक विराट था। इसकी राजधानी विराट नगर थी। फिर अगला 10वां हमारा जो महाजनपद है वह सूरसेन महाजनपद। इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत की कन्या का पुत्र अवंतिपुत्र था। वह बौद्ध का शिष्य व प्रचारक था। 11वां है हमारा चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सोथिवती या शक्तिमती थी। यह आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। यह जमुना नदी के किनारे स्थित था। महाभारत का शिशुपाल यहीं का था। शिशुपाल यानी जिसकी गर्दन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से काटी थी, यह हमें देखने को इतिहास में मिलता है। उसका जो निवास स्थान है वो चेदी महाजनपद में ही बताया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला महाजनपद साथियों कंबोज महाजनपद। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। यह अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज आधुनिक अफगानिस्तान में पड़ता है। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रपजीवी संघ कहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कई बार कि कौटिल्य ने कंबोज की पहचान किससे की है? वार्ता शस्त्रपजीवी संघ, इसे कौटिल्य ने नाम दिया था। उसके बाद हमारा जो 13वां जो महाजनपद है गांधार महाजनपद, जहाँ से के शकुनी थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार काबुल घाटी में पड़ता था। उसके बाद 14वां आता है हमारा वज्जी महाजनपद। इसकी राजधानी वैशाली यानी बसाड़ थी। वैशाली वज्ज संघ के साथ साथ लिच्छवियों की भी राजधानी थी। यह 8 जनों अट्ठकुल्लिक का संघ था। वैशाली मुजफ्फरनगर जिले में स्थित था। उसके बाद जो हमारा अगला महाजनपद है साथियों 15वां, वो है मल्ल महाजनपद। उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी मल्ल की पावापुरी थी। अर्थात मल्ल महाजनपद भी जो है 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी मल्ल और दक्षिणी मल्ल। उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावापुरी थी। इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं इससे और आप उत्तर दक्षिण की राजधानियों में कन्फ्यूज हो सकते हैं। वर्तमान पदसेना यह महाजनपद यूपी के देवरिया जिले में स्थित था। यानी यूपी का जो देवरिया का क्षेत्र है यही मल्ल जनपद हुआ करता था। मल्ल गणतंत्र 9 कुलों का समूह था जो शुरुआत में एक राज्य था। मल्ल जो है यह गणतंत्र क्षेत्र था, गणतंत्र महाजनपद था, इसे ध्यान रखिएगा। यह 9 कुलों का समूह था जो शुरुआत में एक राज्य हुआ करते थे।
16वां जो हमारा महाजनपद है सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद। आगे हमें इसी के इतिहास को पढ़ना है, बाकी सब जितने भी महाजनपद हैं वो सब आकर अंत में इसी में समाहित हो जाते हैं और मगध ही हमारा सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र बन जाता है भारत में। तो इसलिए इसे ही हमें अच्छे से डिटेल से बाद में पढ़ना होगा। बात करते हैं मगध जनपद की, महाजनपद की। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। मगध में आधुनिक पटना, गया, शाहबाद जिले के क्षेत्र थे। इस राज्य के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूरब में चंपा व दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां थीं। ऋग्वेद में वर्णित कीकल का तादात्म्य मगध से ही लगाते हैं। मगध का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। यह याद रखिएगा साथियों, बहुत जरूरी पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अथर्ववेद में मगध महाजनपद का उल्लेख किया गया है। ये तो मगध के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके नदियों के बारे में, किस क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं, जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इससे। आइए एक बार अब हम देखते हैं जो है भारत के मानचित्र में कि कहाँ पर कौन सा महाजनपद था, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में कंबोज, गांधार यहाँ पर हुआ करते थे, जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद कुरु, सुरसेन, पांचाल, कोसल, वत्स, काशी, मल्ल, अंग, मगध, वज्जी, यानी इतने क्षेत्र में इतने अधिक जो है बसे हुए हमारे महाजनपद थे। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, इन्हीं के क्षेत्र में जो है पूरे इतने महाजनपद बसे हुए थे। मत्स्यचेदी यानी मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाले क्षेत्र में ही ये सब बसे थे। फिर अवंती, ये सब भी उत्तरी भारत में थे। एकमात्र असमक एक ऐसा महाजनपद है जो कि हमारा दक्षिण भारत में देखने को हमें मिल जाता है। तो ये थी मगध महाजनपद की पूरी समस्त 16 महाजनपदों की पूरी कहानी। अब इसके साथ हमारा शुरू हो जाएगा मगध के बारे में जानकारी। मगध जो एक महाजनपद है, यह इतिहास में शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखने को हमें मिला है कि लोहे की खदानें भी थी, जिसके कारण यह आर्थिक रूप से बहुत सशक्त था और यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी धारण करता था। यहाँ के जो राजा थे वे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, इसलिए इनका प्रभाव था अन्य 15 महाजनपदों पर। पूरे भारत पर इनकी शासन प्रणाली चलती थी और एक एक करके कैसे अन्य सभी महाजनपद मगध में समाहित हो गए, यह भी हम आगे देखते चलेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं और कल मिलते हैं। जो है मगध महाजनपद के बारे में शुरुआत हो जाएगी। कल से मगध महाजनपद हमारा शुरू रहेगा और हर्यक, शिशुनाग आदि वंशों की जानकारी हम कल ले लेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। अगर पुराने वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। यह चैनल आप ही के लिए है। आप मेहनत का वादा करिए, मैं वादा करता हूँ आपका सिलेबस पूरा करने का। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। मैं जितना बता दे रहा हूँ यूपीएससी और पीसीएस के लिए इतना इनफ है, बहुत है। यह कई सारे प्रमुख किताबों का, प्रमुख संस्थानों, प्रमुख अध्यापकों के शब्दों का, उनके वक्तव्यों का निचोड़ है इसमें साथियों। बड़ी मेहनत से मैंने एक एक टॉपिक को तैयार किया है। आपको शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी शंकाएं इस टॉपिक पर करनी थी मैं करके उसे क्लियर कर चुका हूँ। इसलिए आपको इसमें केवल मेहनत करनी है। जो मैं बता रहा हूँ तैयार करिए, अपने हाथों से अपना जो है तैयार करिए अपना कॉपी और पढ़ते चलिए, दोहराते चलिए। अपनी तैयारी को एक बढ़िया आयाम प्रदान करती रहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।